नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और याद रखें आपके पत्रम पुष्पम की महती आवश्यकता है, विशेषकर 4 और 5 को जयपुर डायलॉग के होने वाले वार्षिक उत्सव के परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, ओपिनियन पोल्स का मौसम आरंभ हो गया है और आप देखिए कि इस इंडिया टीवी CNX का एक बड़ा ओपिनियन पोल आ भी गया है। लेकिन जैसा कि आजकल हो है, तरीका है कि भाई एक साथ नहीं देते। देखिए, जयपुर डायलॉग्स की तरह तो है नहीं कि जयपुर डायलॉग्स पूरा का पूरा ओपिनियन पोल एक बार में ही दे देता है और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ बता देता है। आपको ध्यान है, जयपुर डायलॉग्स अपना ओपिनियन पोल पहले ही दे चुका है और हर 6 महीने पे लगभग हम अपना ओपिनियन पोल देते रहते हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय ओपिनियन पोल का संबंध है, आज तक जयपुर डायलॉग्स का ओपिनियन पोल 100% सही साबित हुआ है। अब बात करते हैं इस इंडिया टीवी वाले ओपिनियन पोल की, जिसमें उन्होंने 288 सीटें की है और 288 सीटों में भी NDA को मेजॉरिटी आ रही है। यानी जो 288 सीटें की है उसमें उन्होंने पूरा तो दक्षिण कर लिया है, कर्नाटक छोड़ के। देखिए, तरीका देखिए ओपिनियन पोल करने का। ये ओपिनियन पोल हमारे श्री रजत शर्मा जी क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाला फिर से बदल लिया है जी, क्योंकि कुछ दिनों तक पहले तक वो पूरा का पूरा जो है वो विपक्ष के पक्ष में बैठे हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका जो CNX इंडिया टीवी पोल है, इंडिया टीवी जो है ये एक बड़ा ही विचित्र प्रकार का प्राणी है, जो हम कह सकते हैं कि इधर से उधर गुलाटी खाता रहता है। लेकिन कल का ओपिनियन पोल देख के हमें ये पता चल गया कि अब ये किस और गुलाटी खाने वाला है। अब ये मोदी जी की ओर गुलाटी खाने वाला है, क्योंकि यदि आपने 288 सीटों में से आपने मेजॉरिटी दे दी, आपने राजस्थान में 25 में से 21 दे दिया, आपने 29 में से 24 मध्य प्रदेश में दे दिया, 11 में से 7 आपने छत्तीसगढ़ में दे दिया, उसके अलावा आपने 6 सीटें तेलंगाना में दे दी, जो कि नहीं आने वाली। हमारे पोल में तो 3 ही थी और वो भी जो है इस बार इतना आसान नहीं होगा, तो वो दे दिया। आंध्र प्रदेश में तो खैर कोई भी समझदार व्यक्ति 0 ही देता, तो वो 0 दिया। तमिलनाडु में भी इन्होंने 0 दिया। यद्यपि ये भूल गए कि इस समय अन्नामलाई की यात्रा कल ही आरंभ हुई है और अन्नामलाई की जो यात्रा है ये है पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रखने वाली है। मेरी बात याद रखिएगा, अन्नामलाई की ये यात्रा जो है पूरे तमिलनाडु को हिलाएगी और न केवल तमिलनाडु को हिलाएगी, इसको दूरगामी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पूरे दक्षिण भारत को हिलाएगी। तो खैर हम ये कह सकते हैं कि भाई वो आज की परिस्थिति में बात कर रहे थे। यद्यपि 9 सीटें उन्होंने अन्ना द्रमुक को दी हैं। कर्नाटका उन्होंने छोड़ दिया, गोवा उन्होंने छोड़ दिया, महाराष्ट्र उन्होंने छोड़ दिया। वो आज करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपको भविष्यवाणी बता देता हूँ कि वह आज क्या करने वाले हैं जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश भी छोड़ दिया है, उन्होंने बंगाल भी छोड़ दिया है, उन्होंने अभी तक ओडिशा भी छोड़ के रखा हुआ है, गुजरात भी छोड़ा हुआ है। तो भाई यदि आपने 29 में से 24 महाराष्ट्र में, जो मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में दे दी, 14 में से 12 आपने झारखंड में दे दी, 14 में से 10 + 2 आपने दे दी असम में, बाकी 9 में से आपने 9 की 9 जो है वो दे दी इनको, बाकी जो 11 बची, 11 में से आपने मणिपुर की दोनों दे दी। भाई साहब ये समझ लीजिए कि मणिपुर की जो मैतेई वाली जो सीट है, जिसको इनर मणिपुर कहते हैं ना, वो वीरेंद्र सिंह जहाँ कहेंगे वहीं जाएगी। आपको ये कल्पना नहीं है, आप सोच रहे हैं कि दोनों कांग्रेस को चली जाएंगी, संभव ही नहीं होता। यदि कुक्की कांग्रेस को देंगे तो किसी भी परिस्थिति में मैतेई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपको मणिपुर की कोई समझ नहीं है CNX वालों जी। तो खैर
एक ही सीट का प्रश्न है, तो ज़्यादा वाद विवाद क्यों करें। अब आएंगे, देखने वाली बात यह है कि ये भाईजान जो हैं ये उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। आपको पता है हमने उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें दे रखी हैं और उत्तराखंड की 5 की 5 दे रखी है, गुजरात की 26 की 26 दे रखी है हमारे ओपिनियन पोल में। और हम इस पर बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञता से बिल्कुल पकड़े बैठे हैं, उसको बिल्कुल पक्के हैं इसके ऊपर हम। फिर महाराष्ट्र में क्या होगा ये देखने वाली बात है। जैसे महाराष्ट्र में जो आज की परिस्थिति है जिसमें सब एक ओर आ चुके हैं और जो बचा हुआ एनसीपी है उसको तो वही स्थिति है जो पिछली बार जिनको 5 सीटें मिली थी उससे अधिक इस बार भी मिलती हुई तो मुझे तो नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब बीजेपी को कितने मिलेंगी वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि इनका अलायंस कितना होता है और जो गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिलती हैं। आज की स्थिति में मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 30 से कम सीटें नहीं लड़नी चाहिए और यदि वो 30 सीटें लड़ती है तो पिछली बार की जो 25 थी उतनी तो ले ही आएगी। संभावना अधिक ये है कि यदि 32 सीटें लड़ेगी तो 30 पे तो अवश्य जीत जाएगी। तो एडवांटेज बीजेपी यहाँ पर भी है, यानी कि बीजेपी जो हमारे आकलन में 264 प्लस 31 का उसका आया था यानी 295 फॉर एनडीए। अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं जिस प्रकार से विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित होकर बैठा हुआ है और जिस प्रकार से हमें पूरी आशंका है कि इस समय का जो आपको केजरीवाल और कांग्रेस का जो पैचअप दिख रहा है वो टूटने वाला है। ये जैसे ही दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग हुई उसके तुरंत बाद पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अगले ही दिन केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए अब वो इस गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को लग रहा है कि भाई पंजाब की 13 की 13 सीटें वो जीतेंगे, तो कांग्रेस को क्यों दें, कांग्रेस के साथ में 4-5 सीटें क्यों शेयर करें। उनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत बढ़ा हुआ है। उनको ये भी लग रहा है कि वो राजस्थान में अपना स्थान बना लेंगे, मध्य प्रदेश में अपना स्थान बना लेंगे, छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बना लेंगे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जैसा शातिर व्यक्ति वो क्या कांग्रेस जैसी मूर्खताएं करेगा? कांग्रेस तो बीजेपी को पटकने के लिए अपने हितों की भी बलि दे देती है। जी हाँ, और बंगाल का भी अभी तक कोई ओपिनियन पोल में उल्लेख नहीं किया है सीएनएक्स वालों ने। जी हाँ, बंगाल भी बाकी है और बंगाल जो है इस समय बिल्कुल धुरी पर बैठा हुआ है। आप ये आज कह नहीं सकते कि वो किधर पलटेगा। एक समय था जब हमें लग रहा था कि बंगाल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, लेकिन बधाई देनी चाहिए शुभेंदु अधिकारी को कि उन्होंने वापस ऊर्जा का संचार किया है एक ऐसे काडर में जो पूरी तरह से हताश निराश बैठा हुआ था, जिसको लग रहा था कि वो किसी भी प्रकार से जो ये हिंसा का तांडव वहाँ पर छिड़ा हुआ है उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसका प्रतिशोध नहीं कर सकता। ये सब समझने वाले उसके काडर में जान फूंक दी शुभेंदु अधिकारी ने। और पंचायत चुनाव में जो भी परिणाम आया है वो निश्चित रूप से आशा से अधिक आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुख्य जो है मुकाबला, मुख्य प्रतिस्पर्धा बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल होने वाली है। और तृणमूल कांग्रेस को क्या देगी? कांग्रेस की पिछली बार लोकसभा में 0 सीटें थी। कांग्रेस एक तो भारतीय जनता तृणमूल अधिक से अधिक ये कहेगी कि भाई तुम 2 सीट ले लो, क्योंकि 2014 में तुम 2 सीट जीते थे। अगर ऐसा होगा तो वामपंथी से अलग हो जाएगा। जो ऑपोजिशन स्पेस जो है, जो जिसको हम कहते हैं सेक्युलर ऑपोजिशन स्पेस, यद्यपि ये सारे के सारे जो
वर्स्ट ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो भारत की एक अजीब विडंबना है भारत के हमारे राजनीतिक विमर्श की, उसमें वो सेक्युलर कहलाते हैं। तो वो जो तथाकथित सेक्युलर स्पेस है उसमें जो भी तृणमूल विरोधी हैं वो सब जाएंगे सीपीएम के पास। कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, सीपीएम को फ़ायदा मिलेगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि इन्होंने टेम्पलेट तो तय कर ही दी है, ये बता दिया है कि यदि 288 में ही मेजॉरिटी आ रही है तो जो शेष बचे 255 हैं, जिसमें 70 के आसपास आप देखिए 255 है ना, तो 255 में इनको मान लीजिए 150 सीटें तो आ ही जाएंगी, 70 यहाँ आ जाएंगी, 96 हो गई। गुजरात में तो एक भी सीट थी। यदि ये कह देते हैं कि गुजरात में एक भी सीट किसी दूसरे के पास जाती है तो समझ लीजिए ये पूरा ओपिनियन पोल फेल है। गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आनी तय हैं, ये 100%। इसमें एक लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं हो सकता, और वो आएंगी भी बड़े बड़े मार्जिन से। आपको पता है ना, पिछली बार 60% वोट था भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में। इस बार क्या हो जाएगा? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर वोट था, अपना दल को मिला के 51% वोट था भारतीय जनता पार्टी के पास। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? इसी तरह से 40% वोट इनके पास बंगाल में था। तो इन सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी मिला के कम से कम 150 सीटें जीतने वाली है। और इसलिए इनका जो प्रेडिक्शन चल रहा है उसके अनुसार भी आप ये समझ लें कि बीजेपी अकेले का बहुमत आना इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल में तय है, तय है, तय है। ये लोग पूरी तरह से मोदी जी की ओर झुक चुके हैं, और इसके लिए इंडिया विद डॉट्स को बधाई देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।